हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेस। ये क्लास 9th के लिए त्रिभुज ट्रायंगल पर आधारित हमारा 5th वीडियो लेक्चर है। इसके पीछे के वीडियो लेक्चर में हमने अभिगृहित 7.1 देखा था। वो अभिगृहित SAS था, साइड एंगल साइड। वो अभिगृहित को हमने देखा था कि कब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम होने के लिए कुछ कसौटियां हैं। मैंने ये भी बताया था कि कुल 4 कसौटियां हैं। उसमें से हमने पहली कसौटी को देखा था जो अभिगृहित 7.1 था, SAS साइड एंगल साइड। वो क्या था? वो यही था कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके बीच का कोण अंतर्गत कोण किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। अर्थात उनमें से किसी एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखें तो पूरी से वह क्या हो जाएगा? ढक देगा। यही हमने अभिगृहित 7.1 पढ़ा था। आज हम प्रमेय 7.1 देखते हैं। ये प्रमेय 7.1 क्या है? जो प्रमेय 7.1 है वो ASA सर्वांग समता नियम है। क्लियर? और हमने पीछे के वीडियो लेक्चर में जो पढ़ा था वो SAS था। SAS मतलब साइड एंगल साइड, और ये है ASA। ASA का मतलब है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। इसको हिंदी में हम कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम भी कह सकते हैं। क्लियर? ये सर्वांग समता का नियम है क्या, जरा यह देखते हैं। मैंने पहले भी बताया कि सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुल 4 कसौटी है। उसमें से पहली कसौटी को हम अभिगृहित के रूप में देखा था पीछे के वीडियो लेक्चर में। आज ये दूसरी कसौटी है ASA। ये है क्या? तो जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है कि दो एंगल है और बीच में साइड है, अर्थात दो कोण और दो कोणों के अंतर्गत वाली भुजा होनी चाहिए। तो यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। अंतर्गत भुजा होना एक शर्त है। अगर भुजा अंतर्गत नहीं है तो केवल दो कोण और एक भुजा बराबर हो जाने से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं। जो भुजा होनी चाहिए वो अंतर्गत ही होनी चाहिए, यह भी एक शर्त है। तो इसका हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा, दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। यही हमारा ASA कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम है। क्लियर? हमने यहाँ पे 3 पेयर त्रिभुजों के 3 जोड़े बनाए हुए हैं। ये देखिए, पहला जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है, तीसरा जोड़ा है। इन तीनों जोड़ों को देख के हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम है। ओके? और हमें यही सर्वांग समता नियम को देखना भी है क्योंकि इसी पर आधारित मैंने ये त्रिभुज बनाए हैं। तो चलिए पहला त्रिभुजों का जोड़ा देखते हैं कि सर्वांगसम है कि नहीं है। तो पहला जो त्रिभुजों का जोड़ा है उसमें ये एंगल 60 है, ये एंगल 70 है, ये 60 और 70 है, और ये दो कोण 60 और 70 के बीच वाली जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक? दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा 5 सेंटीमीटर। तो इधर भी दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो देखिए, ये 60 है तो ये तो 60 है, ये 70 है तो ये तो 70 है, लेकिन ये जो 5 सेंटीमीटर देख रहे हैं यहाँ पे वो 60 और 70 के बीच में है। दो कोण जो 60 और 70 है उसकी ये अंतर्गत भुजा है, जबकि यहाँ पर 60 और 70 की ये जो 5 सेंटीमीटर वो अंतर्गत भुजा नहीं है। इसलिए जो पहला जो त्रिभुज का जोड़ा है वो आपस में सर्वांगसम नहीं है। अगर ये 5 यहाँ न होकर यहाँ दिया रहता तब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं, क्योंकि ये दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा, यहाँ दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा बराबर हो जाती है तो वे त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं। लेकिन ये 5 यहाँ नहीं लिखा है बल्कि 5 यहाँ लिखा है, तो केवल दो कोण और भुजा बराबर हो जाने से सर्वांगसम नहीं होता है। ये नहीं कि ये 60-70 है, ये 60-70 एक भुजा 5 है, 5 है, तो दो कोण बराबर दिख ही रहा है, एक भुजा बराबर दिख ही रहा है तो सर्वांगसम हो गया। नहीं, भुजा जो होनी चाहिए वो अंतर्गत भुजा होनी चाहिए तभी वो सर्वांगसम होगा। ये 60-70 5 और ये 60-70 ये 5, ये भले ही दो कोण और एक भुजा बराबर है फिर भी ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम नहीं है क्योंकि यहाँ भुजा अंतर्गत नहीं। तीनों त्रिभुज ABC है वो सर्वांगसम नहीं है त्रिभुज DEF के। ओके? चलिए, ये पहला जोड़ा नहीं है। दूसरा जोड़ा देखते हैं ये हमारा सर्वांगसम है कि नहीं है।
दूसरे जोड़े में क्या है, तो यह 50 अंश है, ये 60 अंश है और ये 4 सेंटीमीटर है यहाँ पे, और इसमें ये 70 है, ये 50 है और ये क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो दो कोण उसके अंतर्गत भुजा हमें देखनी है। तो यहाँ पे तो दो कोण ये है और ये भुजा अंतर्गत नहीं है। तीसरा कोण निकाल के चेक कर सकते हैं। चाहे यहाँ देखिए, यहाँ पे जो दो कोण है वो 70 है और 50 है और उसकी 4 सेंटीमीटर अंतर्गत भुजा है। तो इसमें भी तीसरा कोण निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो तीसरा कोण निकालेंगे तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ 50 है, यहाँ 60 है, तो जो तीसरा कोण होगा वो 6 5 11 110 तो और 70 बचा। इसको निकालेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब जरा दोनों को देखिए, तो दोनों को देखेंगे तो ये 50 70 के बीच में 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये दो कोण हो गए और उसके अंतर्गत भुजा 4 है। यहाँ भी दो कोण है 50 70 और उसके अंतर्गत भुजा 4 है। तो ये हमारा ये जो रूल है ASA, इसको ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो दूसरा जोड़ा है ये आपस में सर्वांग सम हो गए। क्लियर, क्योंकि दो कोण उसके अंतर्गत भुजा, ये भी दो कोण उसके अंतर्गत भुजा के बराबर है, इसलिए आपस में सर्वांग सम होंगे। तो इनको कैसे लिखेंगे, PQR और सर्वांग सम त्रिभुज। तो देखेंगे कि P का संगत कौन है, यह अभी देखना है, किसी भी तरह नहीं लिख देते हैं। मैंने पीछे के वीडियो लेक्चर में सब बताया है कि जब भी सर्वांग सम लिखेंगे त्रिभुजों की, तो उसको लिखने का एक पैटर्न होता है। संगत शीर्षों को कंपेयर करके लिखा जाता है। यहाँ P का संगत शीर्ष कौन है, P का मतलब यहाँ 50 बना है, तो P का यहाँ संगत जो शीर्ष है वो U है, यहाँ U लिखा जाएगा। ठीक, Q का संगत शीर्ष, Q का मतलब है यहाँ 60 बना है। इसमें तो 60 नहीं दिख रहा है, लेकिन हम अगर प्रॉपर्टी लगाएंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो हमारा 60 ही निकल के आने वाला है। तो ये Q का जो दूसरा Q है उसका ये S है, और तीसरा जो R है ये R, उसका हमारा क्या है T है। तो हम त्रिभुज PQR सर्वांग सम त्रिभुज UST ऐसे लिखेंगे। ये नहीं कि यहाँ STU लिख दिए, TUS लिख दिए, ऐसे लिखेंगे तो गलत होगा। क्लियर, ये संगत शीर्षों को ही मिला के लिखा जाता है, तभी उसे हम सही कहेंगे। ऐसा लिखा जाता है इसलिए क्योंकि हमें पता चलेगा कि जब इस त्रिभुज को उठा के इस त्रिभुज पर रखेंगे या इसको उठा के इस पे रखेंगे तो पूरा पूरा ढक देगा, लेकिन किस शीर्ष को या किस भुजा को उठा के रखेंगे तो ढकेगा, यह भी देखना है। ओके, तो जैसे ये P है, ये U है, इसका मतलब जो P वाला होगा इसको उठा के हमें कहाँ पे रखना है, U पे रखना है। इस त्रिभुज को हमें ऐसे घुमाना हो, ठीक, ऐसे घुमाएंगे तो ये U यहाँ पे आ जाएगा, तो U वाला P के सीधाई में होगा, जो S है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो S Q के सीध में होगा, और जो हमारा T है ये चला जाएगा R के सीध में। तब इसको उठा के इस पे रखेंगे पूरा, तो ये जो PQ है, ये भुजा PQ, इस PQ पे हमारा US जो भुजा है वो पूरी से चढ़ जाएगा, ढकेगा। ठीक, इस PQ को जो US है वो ढकेगा। उसी तरह जो QR को कौन ढकेगा, QR को हमारा ST ढकेगा, और PR को हमारा, PR मतलब पहला तीसरा, UT ढकेगा। ठीक, तो इस तरह किसी भी तरह उठा के कैसे भी रख देंगे तो ये नहीं ओवरलैप करेगा। ये भी हमें देखना होगा कि किस शीर्ष के ऊपर कौन सा शीर्ष चढ़ाएं, किस भुजा के ऊपर कौन सा भुजा चढ़ाएं, इसीलिए यहाँ पे ऐसे क्रम में लिखा जाता है कि कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज का सर्वांग सम है। और जब यहाँ लिखेंगे तो ये जो 3 लेटर है उसको विशेष क्रम में लिखा जाता है, इस 3 लेटर के संगत उन्हें लिखा जाता है। क्लियर, तो ये दूसरा हमारा हो गया ये, ठीक, इस नियम से ASA प्रॉपर्टी से हमारा सर्वांग सम हो गया। तीसरा देखते हैं, तो तीसरा है ये 40 से 60 है और यहाँ 4 है, 40 से 60 है, यहाँ पे 4 है, ये तो साफ दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे दो कोण 40 60 और अंतर्गत भुजा 4, यहाँ पे भी दो कोण 40 और 60 और अंतर्गत भुजा 4। तो ये जो है हमारा त्रिभुज MNP सर्वांग सम त्रिभुज क्या लिखेंगे, MNP है। तो देखेंगे कि M का संगत क्या है इसमें, M मतलब 40, तो M का संगत इसमें S है, तो यहाँ पे S लिखा जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे N है, N मतलब 60, तो N का संगत इसमें क्या है R, और तीसरा है P, तो P का इसमें संगत क्या है, तो P का संगत है हमारा Q। ओके, तो ये भी हमारा सर्वांग सम है। तो ये जो 3 जोड़े त्रिभुज के थे उसमें से पहला जोड़ा सर्वांग सम नहीं है, दूसरा और तीसरा ये दोनों जोड़े सर्वांग सम है। ठीक, इसको इस क्रम में हम लिख सकते हैं। अभी हमने जो ASA सर्वांग समता का नियम पढ़ा
और उसको हमने अच्छी तरीके से समझा। उसी पर बेस्ड हमारा एक ये उदाहरण है आपके एनसीईआरटी की बुक की उदाहरण नंबर 3। ठीक, इसको उस सर्वांग नियम से हल करते हैं ताकि उसका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। क्या है, रेखाखंड ए बी एक अन्य रेखाखंड सी डी के समांतर है। ये रेखाखंड ए बी और रेखाखंड सी डी ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। इसलिए मैंने एक तीर लगा दिया एरो समांतर के लिए। और ओ रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है, जो ओ है वो रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है, मतलब ओ ए इक्वल टू ओ डी ये भी दिया है। और हमें ये दोनों ए ओ बी और डी ओ सी, ये रहा ए ओ बी और ये रहा डी ओ सी, इस दोनों को हमें क्या प्रूफ करना है, सर्वांग प्रूफ करना है। क्लियर? अब देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दिया है, दी है, तो क्या दिया गया है, तो दिया है हमारा ए बी और सी डी ये दोनों क्या है आपस में समांतर। ठीक, ए बी और सी डी आपस में क्या है, समांतर है। और ओ जो है रेखाखंड एडी का मध्य बिंदु है, तो जब ओ रेखाखंड एडी का मध्य बिंदु है तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओडी हो जाएगा। ओ ए इज इक्वल टू ओडी। और हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, देखिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग त्रिभुज बी ओ सी, ये सिद्ध करना है। और दूसरा सिद्ध करना है, ये तो पहला हुआ, और दूसरा सिद्ध करना है हमारा रेखा ओ जो है वो रेखाखंड बीसी का भी मध्य बिंदु है। तो बीसी का मध्य बिंदु मतलब ओबी ओसी और ओबी ये भी हमें बराबर देखना है। जब ये ओबी ओसी बराबर हो जाएगा तभी ये ओ जो है वो बीसी का मध्य बिंदु होगा। क्लियर? चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं then। तो जिस ये सी डी और हमारा जो ए बी है, सी डी और ए बी ये आपस में समांतर, यहाँ लिखेंगे क्या, चूंकि सी डी समांतर है ए बी के। ये समांतर का क्या होता है, चिन्ह होता है। सी डी ए बी समांतर है, ये अलग से हम चलिए एक बना लिए सी डी, और ये रहा हमारा क्या ए बी है, ये दोनों आपस में समांतर है। और दो समांतर रेखाओं को जो छूते हैं उसको कहा जाता है तिर्यक रेखा। तो ए डी हमारा क्या हो गया, तिर्यक रेखा है, तथा ए डी एक तिर्यक रेखा है। ए डी क्या है, एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा है। तो ये और ये हम रेखाएं और कोण का जो चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा, ये अगर तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काट रही हो तो एकांतर अंतःकोणों का जो युग्म होता है वो बराबर होता है। आई मीन सी डी ए कहिए, चाहे इसी बीच में ओ भी है, देखिए बीच में ओ है, तो सी डी ओ और सी डी ओ और बी ए ओ ये दोनों क्या हो जाए, बराबर। इसको हम क्या कहें, एकांतर अंत कोणों का एक युग्म है, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। ठीक, अब इस बराबर प्रूफ करने के बाद अब चलिए ये जिस त्रिभुज को हमें सर्वांग प्रूफ करना है, इधर ले लेते हैं त्रिभुज एओबी और त्रिभुज डीओसी। त्रिभुज एओबी तथा त्रिभुज बीओसी में एओबी ये हमारा एओबी है, ठीक, और ये हमारा सीओबी, ये दो त्रिभुज मैंने बना लिए। इस दोनों त्रिभुज में यहाँ देखिए दिया गया है, क्या दिया है, ओ ए इक्वल टू ओ डी, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, ये तो दिया ही गया है। और यहाँ देखिए हमने सी डी ओ इक्वल टू बी ए ओ, सी डी ओ मतलब ये और बी ए ओ ये, इसको हमने यहाँ पे सिद्ध किया हुआ है। और ये जो है ये दोनों कोण, ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोणों का जोड़ा है आमने सामने के। जब दो रेखाएं ऐसे कट करती है तो यहाँ और यहाँ जो कोण बनते हैं आमने सामने वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो हमारा जो सीओडी होगा ये, और यहाँ पे जो एओबी होगा ये शीर्षाभिमुख कोणों के जोड़े होने की वजह से ये आपस में बराबर होते हैं। तो हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, AOB इज इक्वल टू COD, रीजन क्या दे देंगे, शीर्षाभिमुख कोण, ओके। और OA इज इक्वल टू OD, ये तो रीजन क्या देंगे, सबके पीछे वजह लिखेंगे, OA बराबर OD क्या है, दिया है, ठीक। और OAB इज इक्वल टू, ये जो OAB है
ओ ए बी इज इक्वल टू सी डी यू। ठीक, यहाँ देखिए प्रूफ हुआ ओ ए बी और सी डी यू। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्रूव्ड एबव, माने सिद्ध किया गया। ठीक, सिद्ध किया गया है। देखिए यहाँ पे ऊपर सिद्ध किया गया। अतः त्रिभुज एओबी सर्वांगसम त्रिभुज। अब एओबी लिखने के बाद देखेंगे कि इसको कैसे लिखा है, मैंने सी यू डी लिखे हैं कि सी डी यू लिखे हैं कि डी ओ सी लिखे हैं। ये किसी भी तरह नहीं लिखा जाएगा, कई बार हमने बताया। या ए का संगत शीर्ष देखेंगे, तो ए का संगत शीर्ष क्या है, तो देखिए ए का संगत शीर्ष अगर हमें निकालना है तो ए का मतलब एक बार घुमाया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी एक ये डी होगा। ठीक, उसके बाद ओ का संगत शीर्ष क्या है, ओ मतलब यहाँ दो बार मैंने ऐसे घुमाया है। यहाँ पे ये ओ का संगत वही है, और ये बी है। फाइनली बी, इसमें बी बचा है, इसमें क्या है सी। ये किससे हुआ भाई, एंगल साइड एंगल। ठीक, एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण, जो प्रमेय का स्टेटमेंट हमने पढ़ा उसके आधार पर ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, सर्वांगसम। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत भाग भी आपस में बराबर होते हैं। तो संगत भाग के आधार पे हम क्या लिख सकते हैं, संगत भाग के आधार पे अगर हम लिख सकते हैं क्या, ये जो ओबी है हमारा, ओबी मतलब जहाँ पे ये एक बार मैंने घुमाया है, जो कोणे है जिसको मैंने एक बार घुमाया है उसके सामने वाली भुजा है। और ये देखिए डी जो है जहाँ पर मैंने एक बार ऐसे घुमाया है उसके सामने वाला, ये भी क्या होंगे आपस में, ओडी इज इक्वल टू ओसी। ठीक, ओबी इज इक्वल टू ओसी लिख सकते हैं किससे, बाई सी पी सी टी। सीपीसीटी के से हम ओबी इज इक्वल टू ओसी लिख सकते हैं। तो ओबी इज इक्वल टू ओसी होने का क्या मतलब है, ओबी इज इक्वल टू ओसी होने का ये मतलब है कि जो बिंदु ओ है वो बीसी का क्या है, मध्य बिंदु। अर्थात बिंदु ए, बिंदु ओ, जो बिंदु ओ है वो भुजा बीसी का भी मध्य बिंदु है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ओके, तो ऐसे हमने एस ए जो नियम था उसको देखा, उस पर बेस्ड हमने एक एग्जाम्पल को देखा। अब नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में हम यह देखेंगे कि जो एस ए सर्वांगसमता नियम है उसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं, उसको सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि वो एक प्रमेय है, अभिगृहित नहीं है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। क्लियर, यदि वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। क्लियर।